Hello learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किए थे लैंडमार्क जजमेंट्स 2023 के, जिसमें हमने पार्ट 1 देखा था। उसी में मैंने आगे कहा था कि मैं और भी वेरियस जजमेंट्स लाती रहूंगी, जिसके कंटिन्यूएशन में आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। 2023 के जजमेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर CLAT PG 2024 एग्जाम डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि 2023 के एंड में दिसंबर में जब वो पेपर हो रहा है 3 दिसंबर को, तो ऑब्वियस सी बात है 2023 के जजमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद हम 2022, 2021, 2020 पे गौर कर सकते हैं। तो उसी के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि डेफिनेटली आपके लिए ये जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको स्किप करके 3 दिसंबर को बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। अगर आप कवर कर चुके हैं जजमेंट सारे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें से कुछ जजमेंट्स रह गए हैं तो मेक श्योर कि आप वो जजमेंट्स भी कवर करके जरूर जाएं। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, 20% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के सारे CLAT PG सब्सक्रिप्शंस पर, साथ ही साथ 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। जी हाँ, ये सारे ड्यूरेशन है जिसके लिए आप CLAT PG प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, एंड 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन इसके साथ आपको मिल जाएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, एंड इसको अवेल करने के लिए डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10, जिसके बाद आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर मिलेगा। ऑल्सो CLAT PG की मॉक टेस्ट सीरीज है, जो कि रीजनेबल प्राइस 1600 में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लास्ट टाइम चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं पेपर में। मॉक टेस्ट सीरीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाएं। इस मॉक टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आप MSING10 ये कोड यूज कर सकते हैं फॉर एडिशनल डिस्काउंट ऑन 1600 रुपीज। साथ ही साथ अगर आपने कोई बैच परचेज कर रखा है तो उसमें आपको ये परचेज करने की अलग से जरूरत नहीं है। ऑल्सो क्रैश कोर्स बैच हमारा चल रहा है। अगर आप अभी भी एक रिवीजन क्विक करना चाहते हैं तो आप ये क्रैश कोर्स बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा 20% ऑफ चल रहा है सारे सब्सक्रिप्शंस पर, तो ये वाला बैच भी आपको 20% ऑफ प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन के साथ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस कोड MSING10, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोर्स अगर आप खाली करना चाहते हैं ज्वाइन, तो फिर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करिए, अनअकैडमी स्टोर्स पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। 15,999 इसका ऑफर प्राइस है। कोड यूज करोगे आप तो इस पे आपको ऑफ मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल का कोर्स है। इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, शेड्यूल लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इस पे मिलती है। अब आते हैं हम CLAT PG प्लस प्रोग्राम। सीधी सी बात है, जैसा मैंने कहा, जो अपॉर्चुनिटीज आपको वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले में मिल रही है वही सब यहाँ पे भी है। प्लस प्रोग्राम आप अगर हमारा ज्वाइन करते हैं तो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एजुकेटर्स अपने पार्ट पे भी कराते हैं मॉक टेस्ट के अलावा, एंड इन क्लास PDF यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है डेली लाइव क्लासेस का। उसके बाद ये देख रहे हैं आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल, ठीक है। आपको जाना है क्या, अनअकैडमी की प्रोफाइल अगर आपने कभी तक मेरी विजिट नहीं करी है तो आपको मंजरी सिंह सर्च करना है, फॉलो बटन दबाना है, एंड वहां पर आपको ये फ्री क्लासेस दिख जाएंगी। ये फ्री क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CLAT PG के एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस किए हैं, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं, मैंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन करवाए हैं, साथ ही साथ PYQs भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कराए हैं। ये अभी भी क्लासेस हमारी डेली बेसिस पर हो रही हैं, तो मेक श्योर कि आप जाके एक बार जरूर विजिट करो, एंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट टाइम में हमको सिर्फ रिवीजन करना होता है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो ये लेक्चर्स आपको काफी हद तक हेल्प कर पाएंगे। लास्ट, अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। अब चलते हैं आज के पहले केस पे। ये केस तो डेफिनेटली आप मेरे मुंह से कई बार सुन चुके हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एंड डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ द 2023, क्योंकि काफी जगह इसका नाम आया है, इसको कोट भी किया गया। तो ये केस था आपका शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन एंड अदर्स का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है, इस पे ये हुआ कि रेफरेंस दिया गया था भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करने के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की पावर को इन्वोक करके डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है ऑन द ग्राउंड
which is not statutorily recognized, because 142 के चलते तो डाइवोर्स नहीं मिला ना कभी। तो प्रश्न ये था कि क्या 142 के चलते सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर को इन्वोक कर सकता है। एपेक्स कोर्ट ने कहा कि यस, इट कैन यूज इट्स स्पेशल पावर बिकॉज 142 इज समवॉट अ स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिस्क्रिशनरी पावर है ये सुप्रीम कोर्ट की। टू ग्रांट अ डिवोर्स, कोर्ट कह रही है कि हम डिवोर्स ग्रांट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कौन से ग्राउंड्स पे? वो डाइवोर्स जो कि किस ग्राउंड पर है? इररिट्रीवेबल मैरिज ब्रेकडाउन। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो मैरिज फिर से सुलझ सकती है, वो ऐसी स्थिति में आ गई है कि अब उसको वापस से सही नहीं किया जा सकता, इररिट्रीवेबल है, इवन इफ इट इज नॉट करेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टैट्यूटरी ग्राउंड। क्योंकि स्टैट्यूट्स के उस हिसाब से अगर हम देखें तो 142 में ये पावर मिली नहीं थी अभी तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज करा शिल्पा शैलेश के केस में। कोर्ट ने ये भी हेल्ड करा कि कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो जो वेटिंग पीरियड होता है डाइवोर्स का उसको वेव ऑफ कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, जो 13B में दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट के। तो वेटिंग पीरियड को भी वेव ऑफ करने का पावर कोर्ट के पास है। हाउएवर कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई करा कि रिट पिटिशन के थ्रू आप मैरिज को डिसॉल्व नहीं करा सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल को हर बंदा आके रिट पिटिशन के थ्रू चला आ रहा है, ठीक है। तो कोर्ट ने ये भी क्लैरिटी दे दी। सेकेंड केस आता है दिल्ली गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये केस था आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली इस पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप डिटेल में जाके देख सकते हो, क्योंकि ये कुछ केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आने के 100% चांसेस हैं, तो फिर इसको तो आप मत छोड़िएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल है सर्विसेज के ऊपर एक्सक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। आखिर क्या मामला था ये? तो फरवरी 2019 में क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच थी उनके सामने एक इशू आया कि जो सर्विस का मैटर होता है दिल्ली में, अगर हम बात करें सर्विसेज का जो मैटर है उसको कौन सॉल्व करेगा? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के कंट्रोल में आएगा या फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में आएगा? क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में ये दोनों लोग हैं जो काम करते हैं। ना कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। 2022 में 3 जजेस बेंच ने रेफर कर दिया इशू को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। बात शुरू हुई डिवीजन बेंच से, ठीक है, फिर स्प्लिट वर्डिक्ट आता 2022 में 3 जजेस बेंच ने दिया एंड देन वो इशू चला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो एनसीटी दिल्ली है उसके पास अथॉरिटी है टू लेजिस्लेट एंड एग्जीक्यूट द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विद इन द नेशनल कैपिटल। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं उन पे कानून बनाना और उनको एग्जीक्यूट करना, ये काम किसका है? एनसीटी दिल्ली का है, नेशनल कैपिटल के अंदर। विद द एक्सेप्शन रख दिया व्हाट? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड रिलेटेड मैटर्स। ये 3 मैटर्स जो हैं इस पे एनसीटी दिल्ली का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट अडेयर टू द डिसीजन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट कंसर्निंग द सर्विसेज। और जो भी दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सर्विसेज के मामले में, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अडेयर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वो उसके कंप्लायंस में रहना चाहिए। लेकिन एक्सेप्ट अगेन यहाँ पे क्या बात हो रही है? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इन तीनों के मामले में एनसीटी दिल्ली का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सर्विसेज के मामले में क्लैरिटी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि एनसीटी दिल्ली कंट्रोल रखेगी। थर्ड केस आपका आता है सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट शिवसेना वर्सेस शिवसेना पे। ना ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये जजमेंट शायद पता होगा, जजमेंट ना पढ़ाओ तो भी आपको न्यूज में उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट वाला जो सीन हुआ था आपको उसके बारे में जरूर पता होगा। तो मिस्टर उद्धव ठाकरे, लीडर ऑफ शिवसेना एंड हेड ऑफ महाविकास अघाड़ी, ठीक है, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। 28 नवंबर 2019 को वो सीएम बनते हैं महाराष्ट्र के एज पार्ट ऑफ द अलायंस, क्योंकि एक अलायंस हुआ था शिवसेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ हाउएवर 21 जून 2022 को एक एमएलए का ग्रुप जो था जिसको मिस्टर एकनाथ शिंदे चला रहे थे, उन्होंने अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया एमवीए अलायंस को लेके एंड सीएम ठाकरे को लेके। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, सीधी सी बात है, जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर दिया गया है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जाएगी। इनिशिएट करी गई रिबेल ग्रुप के अगेंस्ट एंड मिस्टर शिंदे अप्रोच करते हैं, ठीक है, रिबेल ग्रुप जो था इनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग शुरू करी गई
एंड मिस्टर शिंदे, जो एकनाथ शिंदे थे जिन्होंने अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं 26 जून 2022 को इन प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करते हुए कि आखिर हमारे अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग क्यों हो रही है। कोर्ट ने मना कर दिया, रिफ्यूज टू स्टे द फ्लोर टेस्ट ऑन 29 जून एंड सीएम ठाकरे रिजाइन विदाउट फेसिंग इट। ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट को स्टे करने की जब बात हुई, कोर्ट ने उसको मना कर दिया, लेकिन फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही सीएम ठाकरे रिजाइन कर देते हैं ना। ये केस रेफर होता है 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऑर्डर नहीं कर सकती रेस्टोरेशन उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट का, क्यों? क्योंकि फ्लोर टेस्ट को फेस करने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वॉलेंटरली रिजाइन किया है, कोर्ट ने अपहेल्ड करा गवर्नर का डिसीजन कि एकनाथ शिंदे को इनवाइट किया जाए टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद बीजेपी सपोर्ट। ये रहा पूरा मामला इसका। अगर वो फ्लोर टेस्ट फेस करते हैं, उसके बाद जो डिसीजन होता है उसके हिसाब से होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने वॉलेंटरली रिजाइन कर दिया तो अब इसके बाद ये एक तरफा डिसीजन पूरा हमें देखने को मिल जाता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of the practice of जल्लीकट्टू। डेफिनेटली इसके बारे में भी आपने सुना होगा क्योंकि काफी सालों से ये न्यूज में चल रहा है कि क्या जल्लीकट्टू की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, इस केस का नाम ध्यान से देख लो क्योंकि अभी मैं एक दूसरे केस का नाम लेने वाली हूँ। ये 2023 में डिसाइड हुआ। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ये। अब मैं बात करती हूँ 2014 के केस के बारे में। 2014 का एक केस था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था बुल्स का यूज इन जल्लीकट्टू एंड बुलक कार्ट रेसेस अक्रॉस इंडिया। उन्होंने कहा जल्लीकट्टू में बुल्स का यूज नहीं किया जाएगा एंड जो भी बुलक कार्ट रेसेस होती हैं उसको अक्रॉस इंडिया बैन कर दिया गया। 2016 में तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने एक एक्ट बनाया, दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017। क्या करने के लिए? लीगलाइज करने के लिए बोवीन स्पोर्ट्स को, जिसमें जल्लीकट्टू इंक्लूडेड था। अब उन्होंने सोचा हम एक्ट बना देते हैं जिसमें हम इंक्लूड कर देंगे, तो फिर क्या ही कहना। जल्लीकट्टू भी इन्वॉल्व था एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी इसी तरीके के एक्ट्स पास कर दिए बुलक कार्ट रेस को लीगलाइज करने के लिए, जैसे आपका कंबाला भी है ना। ये अमेंडमेंट एक्ट सब चैलेंज कर दिए गए इस पर्टिकुलर केस में जो अभी मैं बात कर रही हूँ, यूनियन ऑफ इंडिया वाला। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब अमेंडमेंट की वैलिडिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड कर दिया। मेड बाय द स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स ने बनाया था भाई? तमिलनाडु ने बनाया था, कर्नाटका ने और महाराष्ट्र ने। टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, इन सब की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड कर दिया। एडिशनली कोर्ट ने ये कहा कि जो तमिलनाडु का अमेंडमेंट एक्ट है ये किसी भी तरीके से प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करता, जो ए नागराज जजमेंट में था उसको वायलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा। कोर्ट का ये भी ओपिनियन था कि जो भी शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई हुई हैं ए नागराज के जजमेंट से, इन सबको एड्रेस किया गया है एंड स्टेट अमेंडमेंट एक्ट में इसको रेक्टिफाई किया गया है। तो इस तरीके से जल्लीकट्टू की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वैलिडिटी को अपहेल्ड, मतलब जल्लीकट्टू की क्या, बेसिकली अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करा और जिसमें जल्लीकट्टू को इन्वॉल्व करा था। तो सीधी सी बात है कि अब जल्लीकट्टू इज परमिसिबल। नेक्स्ट केस आता है आपका ऑरेलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स। दिस वाज रिलेटेड टू कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें डायरेक्शंस इशू किए हैं कि पॉश एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ना पॉश एक्ट के बारे में अगेन मैं बात कर चुकी हूँ, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जहाँ पर मैंने विशाखा गाइडलाइंस पर एक पूरा वीडियो बनाया था। बिकॉज पॉश इज समथिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये वर्क प्लेस के लिए बात करी गई थी, इस एक्ट को बनाया गया था वर्क प्लेस के लिए। क्या हुआ इस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एपेलेंट जो था ठीक है, इसको अपॉइंट किया गया एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट गोवा यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली एक गोवा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है जहाँ पर एक एचओडी थे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, ठीक है, वो यहाँ पर एपेलेंट है। इन्होंने एलिगेशंस फेस करें कि इन्होंने 2 गर्ल स्टूडेंट्स का फिजिकल हरासमेंट किया है। नाउ इंक्वायरी, आपको पता होना चाहिए कि जो भी गाइडलाइंस आई थी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर, उसमें पॉश में भी है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पहले होती है। तो जो भी इंक्वायरी यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमेटी ने कंडक्ट करी, उन्होंने इनको गिल्टी ठहराया एंड इनका टर्मिनेशन कर दिया गया, ठीक, नौकरी इनकी चली गई। ना अब इन्होंने अपील अपनी करी एपेलेट अथॉरिटी में, ठीक है, एंड हाई कोर्ट में, इसके बावजूद इनका डिसमिसल अपहेल्ड कर दिया गया। अब ये लास्ट में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अपील को लेकर।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर कई सारे सीरीज ऑफ डायरेक्शन इशू करती है कि भाई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है पॉश एक्ट 2013 का। ये पूरा नाम है, अगर आपको ना पता हो तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये 2013 का जो एक्ट है, इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को क्रिटिसाइज करा फॉर रशिंग द इंक्वायरी एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द एपेलेंट्स राइट टू फेयर हियरिंग। कोर्ट ने ये पाया कि इन्होंने जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करी, इन्होंने अपेलेंट को सुनना ही नहीं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो सेकंड प्रिंसिपल होता है कि भाई आपको दूसरी पार्टी को भी सुनना है। कोर्ट ने ये पाया कि कमेटी ने बहुत जल्दी में इंक्वायरी करी है और उन्होंने एपेलेंट की राइट टू फेयर हियरिंग को कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना। कोर्ट ने यहाँ पर टर्मिनेशन ओवरटर्न कर दिया, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ गया था, लेकिन लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट आया तो यहाँ पे उसका टर्मिनेशन ओवरटर्न हो जाता है एंड वापस से कंप्लेंट कमेटी के पास केस गया। अब आप फिर से देखिए, फिर से आप इसको समझिए। अपेक्स कोर्ट ने डायरेक्ट करा यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को कि आप वेरीफाई करें कि वेदर ऑल द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज हैव एस्टैब्लिश्ड कमिटीज। क्या सरकारी विभागों में भी ये कमिटीज बनाई गई हैं जहां पर जो सेक्सुअल हरासमेंट के विक्टिम्स हैं वो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल्सो कोर्ट ने मैंडेट किया कि जो प्रोफेशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन एंड जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये सिमिलर कमिटीज इस्टेब्लिश करें। क्योंकि सीधी सी बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क प्लेस, तो हर जगह हर किसी का तो वर्क प्लेस होता ही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइडलाइंस को प्रॉपर फ्रेमवर्क बताने के लिए मतलब कोर्ट ने कहा कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है एंड वापस से कंप्लेंट कमेटी के पास एक केस भेज दिया गया था। नेक्स्ट केस आपका आता है श्री राकेश रमन वर्सेस कविता का, जहाँ पे फिर वही इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की बात करी गई, लेकिन कहा गया ये जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है इसको क्रुएल्टी का ग्राउंड माना जा सकता है। कोर्ट यहाँ पे डील करती है एक ऐसे केस के साथ जहाँ पर एक कपल था जो 25 साल से अलग रह रहा था। हस्बैंड को डाइवोर्स चाहिए था बिकॉज ऑफ क्रुएलिटी एंड फैमिली कोर्ट ने 2009 में ग्रांट कर दिया। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट ने लेकिन ओवरटर्न कर दिया डिसीजन को 2011 में। नाउ हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट जाता है, जिसने सुप्रीम जहाँ पे नोटिस क्या किया गया कि जो कपल का रिलेशनशिप है अब वो बहुत खराब हो चुका है, इट हैज़ बिकम बिटर ओवर द टाइम। एंड कोर्ट ने ये भी नोट किया कि उनका कोई भी बच्चा भी नहीं है, दे डिड नॉट हैव चिल्ड्रन टुगेदर। नाउ कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि अगर मैरिज मतलब टाइम के साथ बिटर होती चली जाएगी तो ये दोनों के लिए क्रुएलिटी है, ठीक। तो कोर्ट ने कहा कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को हम एज अ फॉर्म ऑफ क्रुएलिटी मान सकते हैं अंडर सेक्शन 13(1)(1)(a) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ठीक। मतलब कहने का क्या है कि जब आप डाइवोर्स के सेक्शन 13 में ग्राउंड्स पढ़ते हो तो वहाँ पे क्रुएल्टी है। कोर्ट यहाँ पे क्या कहना चाह रही है कि एक लंबे अरसे तक जब दोनों लोग साथ में नहीं थे और अब लगता भी नहीं है कि साथ में हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर वो साथ में होते हैं और अलग भी नहीं प्रॉपर हो पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं क्रुएलिटी है। तो इसको क्रुएलिटी के ग्राउंड में रखते हुए कोर्ट ने कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस कम्स हियर, शबनम जहां एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, जिसमें ये कोर्ट ने कहा कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं एंड जो डाइवोर्सीज हैं ये भी बच्चों को अडॉप्ट कर सकती हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो यंग गर्ल के हैं, दे वांटेड हर आंट अ डाइवोर्स वर्किंग वुमेन टू अडॉप्ट हर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक यंग लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स चाहते थे कि जो उसकी आंट है जो हु इज अ डाइवोर्स वर्किंग वुमेन, कि वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर ले ना। वो अप्रोच करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंडर सेक्शन 56 क्लॉज 2 ऑफ जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नाउ डिस्ट्रिक्ट जज ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि जो आंट की जॉब है वो इनको अलाउ नहीं करेगी कि वो बच्चे को अटेंशन दे पाए, वो तो अपने जॉब में मस्त रहेंगी। दे अपील अगेंस्ट द डिसीजन टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। अब डिसीजन कहाँ जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया लोअर कोर्ट के डिसीजन को। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जेजे एक्ट 2015 के हिसाब से सिंगल पेरेंट एंड डाइवोर्सीज जो हैं ये भी बच्चों को अडॉप्ट कर सकती हैं। एंड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फंक्शन है वो बस ये इंश्योर करना है कि जो रिक्वायर्ड कंडीशंस अडॉप्शन की हैं वो मीट आउट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो बच्चे को पाल पाएंगी नहीं पाल पाएंगी, अटेंशन दे पाएंगी नहीं दे पाएंगी, कितना समय देंगी कितना नहीं देंगी, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिक्वायर्ड कंडीशन जो अडॉप्शन के लिए होती है वो मीट आउट हो रही है कि नहीं, आपको ये मेक श्योर करना इंपॉर्टेंट है।
दस हाई कोर्ट ने ग्रांट करा आंट की रिक्वेस्ट एंड डिक्लेयर करा उनको लीगल अडॉप्टिव पेरेंट ऑफ द 4-year-old गर्ल। नाउ नेक्स्ट केस आता है आराध्या बच्चन एंड अनदर वर्सेस बॉलीवुड टाइम एंड अदर्स। ठीक है, नाउ दिस केस वाज रिलेटेड, आप सब समझ भी रहे होंगे, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एवरी चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट। आपने शायद देखा भी हो, ध्यान भी दिया उस चीज पर कि कई बार ये हुआ है कि आराध्या बच्चन को लेके काफी सारी यहाँ पर जब रील्स वगैरह बनती है, कुछ भी होता है, कहीं पे भी वीडियो देखी जाती है इन विच आराध्या बच्चन इज देयर, तो क्रिटिसिज्म बहुत लोगों का कमेंट्स में होता है। तो उसी के चलते ये केस था जहां पर अभिषेक बच्चन ने केस फाइल किया दिल्ली कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ हिज डॉटर आराध्या बच्चन, क्लेमिंग कि वेरियस यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो फेक न्यूज और वीडियोज शेयर कर रहे हैं ऑफ बीइंग सीरियसली इल, वायलेटिंग अ राइट टू प्राइवेसी इन द आईटी रूल्स ऑफ 2021। आप कमेंट्स भी पढ़ोगे तो कई बार द पीपल आर सेइंग दैट शी इज नॉट फाइन, इस तरीके की चीजें हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो अभिषेक बच्चन का कहना था कि ये जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं ये इस फेक न्यूज़ और वीडियोस को बहुत हवा दे रहे हैं कि माय डॉटर इज़ नॉट ओके। सो कोर्ट ने ऑर्डर किया 9 यूट्यूब चैनल्स को कि आप ऐसी कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर सकते जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड है, एंड गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा कि ब्लॉक करे एक्सेस टू द कंटेंट। कोर्ट ने एक्सप्रेस करा जीरो टॉलरेंस कि अगर बच्चे की हेल्थ की बात यहाँ पर हो रही है और आप उसके बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस यहाँ पर है, कोई भी मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एंड एम्फसाइज करा कि हर एक चाइल्ड जो है वो एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी डिजर्व करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर सेलिब्रिटी स्टेटस। सो दिस वाज द केस ऑफ आराध्या बच्चन। सो आज के लिए इतना ही था। ये आई होप, ऑब्वियसली बात है कि इसमें काफ़ी जजमेंट्स आपको पता रहे होंगे, लेकिन कई सारे जजमेंट्स थे जो नए थे, एंड मेक श्योर कि आप इन जजमेंट्स के बारे में ज़रूर पढ़ लें एग्ज़ाम देने जाने से पहले, क्योंकि 2023 के तो जजमेंट जब आने ही हैं तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।